A very good morning. The topic which we will discuss today is Linder's theory. Let's begin with the presentation. I think my screen is visible to all of you. Dynamic version of trade theories. Under this, Linder's theory of demand and trade patterns comes. Stephen B. Linder, who was a Swedish economist, attempted to explain the pattern of international trade on the basis of demand structure, and he gave his model in the year 1961. लिंडर जो कि एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पैटर्न ऑफ ट्रेड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी डिमांड स्ट्रक्चर के आधार पर. According to Linder, a manufactured product will not generally be exported until after there is demand for it within the home country. लिंडर का ये मानना था कि कोई भी कंट्री मैन्युफैक्चर्ड आइटम का, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का तब तक एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक निर्यात नहीं करेगा जब तक कि उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की, उस विनिर्मित वस्तु की डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में नहीं होती है या उस होम कंट्री में उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड नहीं होती है. The products are in fact produced basically to meet the domestic requirements. It is only subsequently that the product is exported to the other countries. जनरली जिस भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट निर्माण किया जाता है किसी देश में, वो डोमेस्टिक मार्केट को ध्यान में रख करके ही किया जाता है. डोमेस्टिक मार्केट या हम कह सकते हैं जो घरेलू आवश्यकताएं होती हैं उन वस्तुओं की, उसको ध्यान में रख करके ही उसका उत्पादन किया जाता है और धीरे धीरे करके उस वस्तु का अन्य देशों में निर्यात किया जाने लगता है. The theory maintains that the countries having identical level of income have similar demand structure and propensity to trade with other countries. इस थियोरी का मानना है कि यदि देशों के बीच में आय का स्तर समान होता है, if the countries are having identical level of income, if they are having the same level of income, so the demand structure and propensity to trade between the countries will be also the same. उनका ये मानना था कि यदि देशों के बीच में आय का स्तर बिल्कुल समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, तो उन देशों में जो मांग का स्वरूप होगा, जो मांग का ढांचा होगा और व्यापार की जो प्रवृत्ति होगी, जो प्रोपेंसिटी टू ट्रेड होगा, वो भी सेम होगा, उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा. This theory is also based on certain assumptions. First, the potential trade of a country is confined to these goods that have domestic demand. पहली जो इसकी assumption है, that believes that potential trade of any country will be depending on the domestic demand of that good. किसी देश का जो भी पोटेंशियल ट्रेड होता है किसी उन वस्तुओं का, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ऐसी वस्तुओं की डोमेस्टिक डिमांड क्या है या घरेलू मांग क्या होती है, इस बात पर यह निर्भर करेगा. टू ट्रेडिंग कंट्रीज आर engaged in the trade of such goods, the demand for which exists within their domestic market. और जो दो देश होंगे वो दो ट्रेडिंग कंट्रीज ट्रेड में तभी एंटर करते हैं जबकि उन वस्तुओं की उनके यहाँ घरेलू डिमांड होती है. यदि उन वस्तुओं की घरेलू डिमांड नहीं होगी तो देयर विल बी नो ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड इज
डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ पर हेड इनकम। और जो घरेलू मांग होती है किसी वस्तु की, जो डोमेस्टिक मांग होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द पर हेड इनकम इन दैट कंट्री। प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या है, उसके ऊपर वस्तु की घरेलू मांग निर्भर करेगी। ब्रॉडली, सिमिलर लेवल्स ऑफ इनकम इन्फ्लुएंस द पोटेंशियल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। यदि हम बात करते हैं व्यापक रूप से, यदि हम देखते हैं तो सिमिलर लेवल ऑफ इनकम जो होता है, जो समान आय का स्तर होता है, वो दो देशों के बीच में पोटेंशियल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है, वो पोटेंशियल ट्रेड को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू लिंडर, द ट्रेड इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स इज गवर्न्ड essentially by the relative abundance of natural resources। लिंडर का ये मानना था कि जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दीज आर रिगार्डेड एज प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का जो भी ट्रेड होता है वो निर्भर करता है कि उस देश में प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में, सापेक्षिक रूप से कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, इट इज गवर्न्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फैक्टर्स। दूसरी ओर यदि हम देखते हैं ट्रेड इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को देखते हैं, या विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार की जब हम बात करते हैं, विनिर्मित वस्तुओं का जो व्यापार होता है वो कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। कॉम्प्लेक्स फैक्टर कह सकते हैं, जटिल जो होते हैं साधन होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हो गया आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैनेजरियल स्किल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस एक्सेट्रा। पैमाने की मितव्ययताएं हो गया, इसमें प्रबंधकीय कुशलता हो गया, देश में पूंजी और कुशल श्रम की उपलब्धता हो गया, और तकनीकी एक्सेलेंस। ये सारे फैक्टर्स जो हैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के ट्रेड को डिटरमिन करते हैं, निर्धारित करते हैं। लिंडर हैज नॉट ड्वेल्ट अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। लिंडर ने अपनी थियोरी के द्वारा, लिंडर की जो थियोरी थी उसमें व्यापार के संरचना के बारे में, दो देशों के बीच में व्यापार की संरचना क्या होगी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, कंपोजिशन उसका क्या होगा उसके बारे में नहीं बताया गया है। हिज थियोरी इज कनेक्टेड एसेंशियली विद द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बिटवीन देम। उनकी जो थियोरी थी वो मुख्य रूप से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करती है, वो भी स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की ही बात करती है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का बिटवीन द कंट्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होगा। The major emphasis in this theory has been placed upon the prime condition that the countries will trade in those manufactured goods for which domestic demand is present। तो हम कह सकते हैं इस थियोरी का एसेंस ये है कि किन्हीं भी दो देशों के बीच में मैन्युफैक्चर्ड गुड का ट्रेड तभी होगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तभी निर्यात की जाएंगी जबकि उन वस्तुओं की, उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में होती है। It happens because foreign trade has always been regarded as extension of domestic trade। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विदेशी व्यापार डोमेस्टिक ट्रेड का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है, या हम कहें कि जो विदेशी व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, वो घरेलू व्यापार का ही एक विस्तार होता है, इसलिए ऐसा होता है। Moreover, the possibilities of exports arise an account of domestic demand। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट की संभावनाएं होती हैं वो डोमेस्टिक डिमांड के कारण ही उत्पन्न हो पाती हैं। यदि डोमेस्टिक डिमांड किसी देश में किसी वस्तु की या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की ना हो तो वो देश उस वस्तु का निर्माण नहीं करेगा, यदि निर्माण नहीं करेगा तो वो एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी निर्यात की जो भी संभावनाएं होती हैं वो डोमेस्टिक डिमांड से ही एग्जिस्ट करती हैं।
Since the foreign market is viewed as more risky than home market, ऐसा इसलिए होता है कि जो विदेशी बाजार होता है वो डोमेस्टिक मार्केट की तुलना में, होम मार्केट की तुलना में या घरेलू बाजार की तुलना में बहुत ज्यादा रिस्की होता है. It is often considered not prudent to depend exclusively upon foreign market. इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर फॉरेन मार्केट को ध्यान में रख करके ही केवल उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेन मार्केट को यदि ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाएगा और यदि फॉरेन मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड रेज नहीं होती है तो जो भी मैन्युफैक्चर्ड होंगे दे विल बी इन लॉस. इसलिए ये कभी भी वाइज नहीं समझा जाता है या इस डिसीजन को कभी भी हम प्रूडेंट नहीं मानते हैं कि फॉरेन मार्केट को ध्यान में रख करके प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्रोडक्शन करें, unless and until there is domestic demand for that particular manufactured item. A large domestic market induces an expansion in output, ensuring the economies of scale, consequent reduction in cost. जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट को ध्यान में रख करके मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को बनाते हैं, और जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, जब प्रोडक्शन का एक्सपेंशन होता है तो उसके कारण इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज होती हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज होने के कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो डिक्लाइन करती है. तो बड़े पैमाने पर उत्पादन जिसके कारण हमारे पैमाने की मितव्ययताएं उत्पन्न हुई. पैमाने की मितव्ययता जो है it reduces the cost per unit. In these conditions, it is very opportunity for the country to enter the foreign market. अब ऐसी दशा में किसी देश के लिए एक अवसर के रूप में होता है कि वह विदेशी बाजार में एंटर करे और अपने जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं जिसमें कि उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त हो रहा है उस वस्तु का वो निर्यात करे. A country, in the opinion of Linder, will export its products largely to such countries as have similar pattern of demand and levels of income. लिंडर का मानना था कि कोई भी देश अपनी वस्तुओं को ऐसे देशों को ज्यादा निर्यात करता है जिन देशों में मांग का स्वरूप और आय का जो स्तर होता है वो समान होता है. He terms it the preference similarity. उन्होंने इसको कहा था प्रेफरेंस सिमिलैरिटी कहा था, अधिमान समानता नाम दिया था प्रेफरेंस सिमिलैरिटी. As a result of preference similarity, the country will have overlapping demand. इसका परिणाम क्या होता है कि देश में ओवरलैपिंग डिमांड होती है, मतलब एक देश में दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की डिमांड होगी, चाहे हाई इनकम कंट्री हो या लो इनकम कंट्री हो, लेकिन डिमांड जो होगी वो दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की जाएगी. According to Linder, just as within country consumers in high income groups demand the products of high quality and these in low income groups demand products of low quality. In the international trade also, the low income country on an average will incline to demand products of low quality and high income countries will be inclined to demand high quality products. लिंडर के अनुसार यदि हम बात करते हैं कि एक देश जहां पे आय का स्तर अधिक होता है वहां पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है, और दूसरा देश जहां पे आय का स्तर कम होता है वहां पे लो इनकम गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाई इनकम कंट्री में लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी. ऐसा इसलिए होता है कि हाई इनकम कंट्री में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आय जो होगी वो लो इनकम ग्रुप में फॉल कर रही होगी, जो इनकम होगी वो लो इनकम ग्रुप में फॉल कर रही होगी. इसी प्रकार से लो इनकम कंट्री में भी ऐसे कुछ कंज्यूमर्स होंगे जिनकी इनकम जो है वो हाई इनकम ग्रुप में आती होगी, तो दे विल लाइक टू हैव द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. This, however, does not mean that low quality products will not be demanded in high income countries and vice versa. जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाई इनकम कंट्री में
लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी, या लो इनकम ग्रुप में, लो इनकम कंट्री में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी। दोनों ही देशों में दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की डिमांड होगी, चाहे हाई इनकम कंट्री हो या लो इनकम कंट्री हो। जो कमोडिटीज वो डिमांड करेंगे वो दोनों ही प्रकार की कमोडिटी होगी। In view of disparities in income distribution in all the societies, some measures of preference, similarity and overlapping of demand patterns cannot be ruled out. तो आय का जो स्तर होता है, डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण जो आय का वितरण होता है वो असमान होता है। तो असमान आय का वितरण होने के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। देयर वी फाइंड इनकम इनइक्वालिटीज, देयर आर डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण क्या होता है कि देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ डिमांड पैटर्न। दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की डिमांड वहां पे की जाएगी। द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट कंट्रीज फॉर मीटिंग द डोमेस्टिक डिमांड एंड सेम प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्रीज। यदि लो इनकम कंट्री है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगी डोमेस्टिक मार्केट को कंसीडर करके ही होगी। डोमेस्टिक मार्केट को कंसीडर करके प्रोडक्शन करने के कारण वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाएगा। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं लार्ज इनकम कंट्रीज की बात करते हैं, लार्ज इनकम कंट्रीज में मेजोरिटी की जो डिमांड होगी, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वुड लाइक टू हैव द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन एज वी नो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सेम, इसलिए हाई इनकम कंट्री में भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, क्योंकि कुछ लोगों की इनकम जो होगी वो कम होगी। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं लो इनकम कंट्री की बात करते हैं, तो लो इनकम कंट्री में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम जो होगी वो हाई इनकम कैटेगरी में फॉल करेगी। तो दोनों ही देशों में दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की डिमांड होने के कारण वी फाइंड overlapping of demand patterns. We can see this graph. In this graph, the per capita income has been shown along the horizontal axis. हमने दिखाया है per capita income को, हमने दिखाया है x axis के ऊपर दिखाया है, और हमने दिखाया है यहाँ पे प्रोडक्ट्स को हमने दिखाया है y axis के ऊपर शो किया है। line OP which originates from the 0 point or origin. OP लाइन जो कि O से निकल रही है या 0 पॉइंट से निकल रही है, expresses the relation between products and per capita income. ये लाइन क्या बताती है? तो ये लाइन बताती है per capita income और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। कंट्री ए हैज हाई पर कैपिटा इनकम Y1, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, कंट्री ए में हैज हाई पर कैपिटा इनकम Y1, इट डिमांड्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स Q1। यहाँ पे आप देख सकते हैं Y एक्सिस के ऊपर Q1 दिख रहा है और X एक्सिस के ऊपर आपको Y1 दिख रहा है। तो कंट्री ए में क्या दिख रहा है कि देयर इज हाई पर कैपिटा इनकम Y1 एंड जिसकी डिमांड क्या है, दैट इज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, Q1 यहाँ पे डिमांड है। कंट्री बी हैज लोअर पर कैपिटा इनकम विच हैज बीन शोन बाय Y0 एंड इट डिमांड्स लोअर क्वालिटी गुड्स OQ0। Since the income distribution is unequal in the country, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रीज में सेम नहीं होता है, where we find income disparities in the two countries. Each of them has demand for both the products. As we know, there is income inequalities in the country, disparities of income distribution, so there will be demand for both the goods इन बोथ द कंट्रीज। तो दोनों ही देशों में आय की असमानता के कारण दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की डिमांड की जाएगी। लेट अस सपोज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री ए लीड्स टू द डिमांड फॉर टू प्रोडक्ट्स टेकन टुगेदर इन रेंज AN। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री ए
leads to demand for two products which has been taken together as A and range में दिखाया गया है, यहाँ पे A और and range में दिखाया गया है. The range of demand for products in country B is BC. और कंट्री बी की यदि बात करते हैं तो कंट्री बी में जो डिमांड है, रेंज ऑफ डिमांड है, वो बी और सी है. द एग्जिस्टेंस ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड बिटवीन देम. ये जो ओवरलैपिंग डिमांड है, इसके एग्जिस्ट करने के कारण ही जो है देयर विल बी ट्रेड पॉसिबिलिटीज बिटवीन द कंट्रीज. देयर विल बी एक्सपोर्ट ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट Q1 फ्रॉम कंट्री ए. कंट्री ए जो कि हाई इनकम कंट्री है, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाती है और वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है कंट्री ए कंट्री बी को एक्सपोर्ट करता है. सिमिलरली कंट्री बी विल एक्सपोर्ट. कंट्री बी इज अ लो इनकम कंट्री. कंट्री बी यहाँ पे क्या है, लो इनकम कंट्री है. वो ए देश को लो इनकम गुड्स को एक्सपोर्ट करता है. The larger and smaller magnitude of demand overlap will determine correspondingly the larger or smaller potential and actual volume of trade. कितनी मांग किसी एक देश में, यदि हम बात करते हैं हाई इनकम कंट्री की बात करते हैं, हाई इनकम कंट्री में कितनी डिमांड होती है लो क्वालिटी प्रोडक्ट की, और लो इनकम कंट्री में कितनी ज्यादा डिमांड होती है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन कंट्रीज के बीच में क्या होगा. दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट, यू कैन गो थ्रू दैट. Evaluation of Linder's theory. The Heckscher-Ohlin theory had specified that trade would take place between the trading countries if their factor proportions were different. एचओ थियरी ने कहा था कि दो देशों के बीच में व्यापार तभी होगा जबकि वहां पे जो साधन अनुपात है वो डिफरेंट होता है, फैक्टर प्रोपोर्शंस आर डिफरेंट, तभी दो देशों के बीच में ट्रेड होता है. लिंडर्स थियरी मेड एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द एचओ थियरी. हम लिंडर की थियरी को कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट अपॉन द एचओ थियरी एज इट स्पेसिफाइड दैट ट्रेड वुड टेक प्लेस बिटवीन द कंट्रीज even if the factor proportions were identical, provided they had similar demand preferences. लेकिन लिंडर की जो थियरी थी एचओ थियरी के ऊपर एक सुधार के रूप में आई थी और ये कहता है कि यदि दो देशों के बीच में फैक्टर प्रपोर्शंस आइडेंटिकल होते हैं, साधन अनुपात समान भी होता है, तब भी दो देशों के बीच में व्यापार की संभावनाएं होंगी यदि दो देशों में मांग अधिमान या डिमांड प्रेफरेंसेस समान होते हैं तो दोनों देशों के बीच में व्यापार की संभावनाएं उत्पन्न होंगी. As other theories, this theory is also having some shortcomings. This theory fails to explain why a country should develop the home market for a product which it has to export ultimately. ये थियरी ये बताने में असफल रही या नहीं बता पाई कि कोई देश ऐसी वस्तु का निर्माण क्यों करेगा जिस वस्तु को उसे अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ही करना है. द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज नॉट बीन प्रिसाइजली एक्सप्लेन्ड बाय दिस थियोरी. इस थियोरी में यही नहीं बताया गया था कि क्वालिटी का मानक क्या है, क्वालिटी को कैसे चेक किया जाएगा या क्वालिटी कैसे डिसाइड की जाएगी कि कौन सी वस्तु जो है हाई क्वालिटी गुड है, कौन सी जो है कमोडिटी है वो लो क्वालिटी कमोडिटी है. No attempt has been made by Linder to measure the quality of the product in a specific way. लिंडर के द्वारा यह भी प्रयास नहीं किया गया था कि क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाएगा, क्वालिटी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है कैसे उसको मेजर किया जाएगा. This theory does not explain why there is co-variation between per capita income and quality of the product. ये भी नहीं बता पाती है कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है. लिंडर रिकॉग्नाइज्ड दैट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वाज अफेक्टेड बाय द डिमांड ओवरलैप बट ही फेल्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशंस अंडर व्हिच डिमांड ओवरलैप वुड अफेक्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन अ स्पेसिफिक वे.
लिंडर ने ये तो बताया था कि जो डिमांड ओवरलैपिंग है वो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, लेकिन वो ये उन शर्तों को बताने में, दशाओं को बताने में असफल रहा जो कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को किसी निश्चित रूप में निर्धारित करती हैं। The attempt of demonstration effect on the volume of trade was not explained by Linder. लिंडर की थियरी में डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के ऊपर, प्रदर्शन प्रभाव जिसे हिंदी में बोलते हैं, प्रदर्शन प्रभाव के द्वारा भी व्यापार की मात्रा या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड प्रभावित होता है, जिसको कि एक्सप्लेन नहीं किया गया है। द एम्पिरिकल एविडेंसेस हैज नॉट प्रोवाइडेड मच सपोर्ट टू लिंडर्स डिमांड स्ट्रक्चर हाइपोथेसिस। इस थियरी को किसी भी एम्पिरिकल स्टडी के द्वारा, एम्पिरिकल डाटा के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लिंडर फाउंड सपोर्ट फॉर हिज हाइपोथेसिस इन स्वीडन, बट द अटेम्प्ट्स टू कंफर्म इट with the evidence from other countries have not met with the success. लिंडर की जो थियरी थी स्वीडन के रेफरेंस में दी गई थी, लेकिन अदर कंट्रीज के रेफरेंस में ये थियरी कैसे लागू होती है ये इस थियरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। दैट्स ऑल द थियरी गिवन बाय लिंडर ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड डिमांड पैटर्न्स। Thank you everyone. I hope this video will be helpful for you. Just share your views in comment box. Once again, thank you everyone.